Welcome you all to the Apex Classes EduTech channel. Today we will be discussing some of the most prominent and most important topics related to the examination which can be from the or which will be from the medieval history, plus political approach, plus geography. See, according to the 10th class examination, we have prepared some of the most important and the most prominent topics which can be helpful in your examination. Just studying these topics can make you more smarter than the other students. The main topics, the main streamline I have said on the screen itself. Let's took the main topics from the medieval, the political approach and the geography. Let's begin. The very first topic is Alauddin. You know very well that from 1296 AD, Alauddin Khilji was the most prominent and the most powerful ruler or the leader of the Khilji dynasty. He got the throne by removing his main person from the throne of the Khilji dynasty. Who was that? Jalaluddin. By removing Jalaluddin Khilji, he just got the throne and he was the most powerful king of that time or the most powerful Khalifa of that time of India. Only Bengal and Jammu Kashmir were not in her or his throne. 6 AD, by removing the Jalaluddin Khilji, he was the most powerful leader of the Khilji dynasty. He was eluded as the second Alexander. He was the second Alexander on the coins issued by him. जो उसके द्वारा इशू की हुई उसकी जो करेंसी थी, जो उसके सबऑर्डिनेट्स प्रोविंसेस में जो चलती थी, उस पे उसके खुद के जो कॉइन्स थे उसमें सेकंड अलेक्जेंडर के तौर पर उसको दिखाया गया था. कश्मीर एंड बंगाल वाज नॉट इन हिज थ्रोन. कश्मीर और बंगाल को छोड़कर बाकी सभी जगह उसका राज था. मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बघेला राजपूत किंग ऑफ गुजरात वाज कैरिड आउट. ठीक है, मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुआ किसके लिए? एक बघेला राजपूत किंग था गुजरात का, उसके खिलाफ, और जिसमें उसको मैसिव वेल्थ मिली. क्या मिली? मैसिव वेल्थ मिली. वॉज एक्यूमुलेटेड. एक्यूमुलेटेड का मतलब है उसने वहां से कलेक्ट कर ली. उसके बाद है हिज कमांडर मलिक कफूर. यहाँ पे मलिक कफूर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मलिक कफूर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अलाउद्दीन की किसकी बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन ने जो वॉर्स किए और कैसे दूसरी जगहों पे कब्जा किया, कैसे दूसरी जगहों के किंगडम्स को अपने अंडर में हासिल किया. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके थ्रोन्स की बात कर रहे हैं. तो मेक श्योर यहाँ पे हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं. whenever we are reading the medieval history or the ancient history, our perspective is not knowing that हाँ उसने उसको मारा फिर वो वहाँ का राजा बन गया. नहीं, आज का जो हिस्ट्री पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो ये पर्सपेक्टिव है कि वहाँ पे आज के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल द पॉलिसीज एंड द पार्ट्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट बाय टुडे, ये आज की जो पॉलिसीज है ये कहाँ से आती है? ये हमको उनके टाइम से मिलती है. जो आज है, तो आज अगर गांधी जी की फोटो आती है तो वो क्यों आती है? व्हाट इट एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए तो अलेक्जेंडर के तौर पे उसको माना गया, सेकंड अलेक्जेंडर के तौर पे, और उसके कॉइन्स के ऊपर देखो यहाँ पे करेंसी, आज भी करेंसी के ऊपर फोटो आती है. सेम वैसे ही कॉइन्स के ऊपर उसकी फोटो आने लगी. मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से उसको मैसिव वेल्थ मिली, और मैसिव वेल्थ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, सोने की अशरफियाँ वगैरह मिल गई, जिसके कारण और ज़्यादा वो पैसे वाला भी हो गया. उसके साथ साथ वो
अपनी फोर्स को भी अच्छे से ट्रीट कर सकता था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है मलिक इन्वेडेड देवगिरी, होयसाला रीजन एंड पांड्या रीजन। सी साउथ इंडिया का जो रीजन है उसमें धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है खिलजी, मुगल्स, दे केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से जब वो लोग एंटर हुए तो उनका सबसे पहला जो राज था वो दिल्ली के ऊपर और दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर हुआ। जब दिल्ली के आसपास और गंगा यमुना के आसपास जब उनका राज स्टार्ट हुआ, वहाँ पे जब पूरी तरीके से स्थापित हो गया था, तो उन्होंने दूसरे एरियाज के अंदर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने दूसरे एरियाज के अंदर बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि जो डेक्कन का जो प्लेट्यू है, डेक्कन के प्लेट्यू को पार कर कर वो पूरे साउथ के अंदर राज करे। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसने ये सब किया था। किसकी मदद से? मलिक कफूर ने एज अ कमांडर होते हुए अलाउद्दीन खिलजी की मदद से पूरे के पूरे साउथ इंडिया पे कब्जा कर लिया था, जिसमें देवगिरी, होयसाला और पांड्या रीजन भी शामिल थे। लेकिन उसके साथ साथ रामेश्वरम मीन्स यू कैन से एंड ऑफ द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, रामेश्वरम सबसे एंड पार्ट है साउथ का, उसके अंदर भी खिलजी डायनेस्टी का रूल था। उसके बाद करते कंट्रोल ऑन रिवोल्ट्स। जब भी बात आती है कंट्रोल ऑन रिवोल्ट्स की, अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसीज थी, देखिए बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसीज थी, रिवोल्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इतना बड़ा देश है, इतनी पब्लिक है, दूसरी जगह से आके हमने राज किया है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, उपद्रव होना आम बात है। एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जितने भी अमीर लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को एनेक्स कर लेना, अपने अंडर ले लेना, या जो नहीं दे रहा, जो बड़े जमींदार वगैरह हुआ करते थे, बड़े खेती करने वाले या जो बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, उनकी प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेना। और इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, मतलब कि लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर लेना, लैंड रेवेन्यू बढ़ा देना। उसके अलावा चेंजिंग द बैरन लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, और रेवेन्यू बढ़ाने से ये होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा किसके कारण से? चेंजिंग बैरन लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड मींस कि जो बंजर भूमि है उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना दो, ताकि उसके ऊपर जो खेती करेगा उससे हाई रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। उसके बाद है बैन ऑन अल्कोहल इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर पूर्णतया बैन किसके ऊपर? अल्कोहल के ऊपर। फिर है थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम एंड बैनिंग गेट टुगेदर्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। जितने भी बड़े जमींदार वगैरह थे, पैसे वाले लोग थे, एक साथ मिलना जुलना पूरी तरीके से बंद। फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस का फॉर्मेशन कर लिया। इंटेलिजेंस का फॉर्मेशन करने से फायदा ये है कि गुप्तचर इधर उधर छोड़ दिए, सारे गुप्तचर आएंगे खबर लेके बताएंगे, और दूसरी तरफ बैन कर दिया क्या? टू गेट टुगेदर किसकी? एरिस्टोक्रेट्स की। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी नोट करने वाली बात कौन सी है? देखिए यहाँ पे एक भी वर्ड फालतू का नहीं बोला जाएगा। नोट करने वाली बात कौन सी है कि ही वॉज द फर्स्ट किंग, वेरी फर्स्ट किंग है इन द एंटायर मिडिवल हिस्ट्री, जो खिलजी डायनेस्टी का सबसे प्रोमिनेंट किंग है जिसने अपने सोल्जर्स को कैश के अंदर पेमेंट किया। किसी भी किंग ने आज से पहले कैश में पेमेंट नहीं किया था, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट सोल्जर। नसीरुद्दीन खुसरो शाह वॉज द लास्ट सुल्तान, नसीरुद्दीन खुसरो। इसके बाद बात आती है हमारे पॉलिटिकल अप्रोच की तरफ। पॉलिटिकल अप्रोच में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता है आज डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एज यू नो वेरी वेल दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड अडॉप्टेड द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। In most of the countries there is also till now कम्युनिज्म। अभी सर कम्युनिज्म क्या है? अंदर नहीं जाना है। कम्युनिज्म का मतलब है एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं सरकार बनाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ पाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में द फुल पावर ऑफ गवर्निंग बॉडी इज इन द हैंड ऑफ पीपल, मतलब कि गवर्नेंस की जो पावर होगी वो किसके हाथों में होगी?
आम लोगों के हाथ में, आम नागरिकों के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? आम लोगों के हाथ में और आम नागरिकों के हाथ में। यहां पे मेन चीज क्या आ जाती है? यहां पे मेन चीज आ जाती है पावर ऑफ पब्लिक इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मीन्स कि गवर्नेंस के सिस्टम में किसकी पावर होगी? पब्लिक की। गवर्नेंस के सिस्टम में किसकी पावर होगी? पब्लिक की। गॉट इट एवरीबॉडी? मीन्स कि बिना पब्लिक के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो बिना पब्लिक के है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे? जहां पे पूर्णतया पावर किसके हाथ में? गवर्नेंस की पावर। गवर्नेंस की पावर किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में। गॉट इट ऑल ऑफ यू? डेमोक्रेसी का इसके अलावा और कोई मीनिंग नहीं होता। आपकी जो सरकार है, सरकार या आपके ऊपर जो गवर्नेंस, बात को समझना, गवर्नेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जिससे आप अच्छे से सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं, और ऐसी पावर किसके हाथ में? आप लोगों को खुद के हाथ में। अरे यू वोट और नॉट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द मेन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इज द मेन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. So the democracy mean the power of public in the form of governance, in the form of governance. अगर governance चलानी है तो लोगों के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट क्या बोली जाएगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आइए डिस्कस करते हैं कौन से प्रकार होते हैं. Kinds of government. When we discuss the kinds of government, there are only two kinds, that is direct democracy and the indirect one. Let us discuss the direct democracy. The public takes decisions related to policies. The public takes decisions related to policy. Policy से संबंधित सारे फैसले कौन लेगी? पब्लिक ही लेगी. Makes laws, laws भी बनाएगी, और appoint administrative officials and will appoint the administrative officials. जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स होंगे सबको लाने वाले भी कौन होगी? डायरेक्ट पब्लिक होगी. ध्यान रहे यहाँ पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की. और उसके बाद में हर्नशॉ ने कहा है कि दिस इज द रूल इन विच पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली एक्सरसाइजेस द सॉवरेनिटी विदाउट केयर टेकर्स. मीन्स हर्नशॉ ने ये कहा है कि ये एक ऐसा रूल है जिसमें पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली एक्सरसाइजेस द सॉवरेनिटी. पब्लिक खुद अपने तरीके से कंट्रोल करती है अपनी सॉवरेनिटी को. मतलब कि कोई और आदमी या कोई और इंसान, कोई और अथॉरिटी उनके ऊपर नहीं है जो उनको कंट्रोल करती हो, जो उनको कंट्रोल करती हो. मतलब कि जनता खुद ही क्या है? खुद ही क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल है. किसमें? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं है. अभी समझाएंगे क्या होता है इनडायरेक्ट भी. केयर टेकर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स. तो कोई रिप्रेजेंटेटिव्स और केयर टेकर्स नहीं होते इन द ट्रू सेंस. और ज्यादातर ये कहां पे हुआ करते थे? स्मॉल स्टेट्स में. कहां हुआ करते थे? स्मॉल स्टेट्स में. स्मॉल स्टेट्स में क्या होता है? कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होता, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर उन्होंने खुद ने किसी को एक को चुना हो. कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट करता हो. व्हाट इट ऑल ऑफ यू? इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आइए देखते हैं. नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव. हमारे भारत में क्या है? इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. कैसे? हमने एमएलए को वोट किया. किसको वोट किया? एमएलए को. एमएलए किसको दर्शाता है? फॉर एग्जांपल जोधपुर के अंदर 2 एमएलए हैं या जोधपुर के अंदर 3 एमएलए हैं, तो 3 एमएलए पूरे जोधपुर की जनता को प्रदर्शित करते हैं. आई बात आपको समझ में? नहीं आया समझ में? मैं कहता हूं जोधपुर में से आप सब भूल जाओ. पूरे जोधपुर में से कितने एमपी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओनली 1 MP इज देयर. हाउ मेनी MP? ओनली 1 MP इज देयर. ठीक है. तो वो एमपी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, लेजिस्लेचर में बैठे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ध्यान रहे वर्ड. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जोधपुर को. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जोधपुर की जनता को. मतलब कि अगर वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जोधपुर को. ऑब्वियसली. मतलब कि उनका किसी को वोट करना मतलब कि जोधपुर की जनता को वोट करना. व्हाट इट ऑल ऑफ यू? क्योंकि आपने सब कुछ सोच समझकर उनको वोट किया था, और उसी के जरिए से वो, उसी की पावर से वो कर रहे हैं. मतलब कि वो उनके पास क्या है? इनडायरेक्ट पावर है. तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. आइए देखते हैं. इन फाउंड इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट्स. जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं, ज़्यादातर बड़े स्टेट्स में, क्योंकि छोटे स्टेट्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होती है, ह्यूज पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग एरिया से हो, ताकि गवर्नेंस को और अच्छे से चलाया जा सके. तो
यहाँ पे इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट्स इन मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम में मतलब कि मॉडर्न टाइम में, अंडर दिस सिस्टम पब्लिक इटसेल्फ डज नॉट यूज द पावर, पब्लिक खुद यूज नहीं करती, पब्लिक खुद कानून हाथ में नहीं लेती, जबकि गवर्नेंस किस तरीके से की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, गॉट इट, बट द एक्सरसाइज पावर थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, गॉट इट ऑल ऑफ यू। और ज्यादातर ये लार्जर स्टेट्स में होता है, आजकल आपको पता है सारी लार्जर कंट्रीज के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मौजूद है, गॉट इट ऑल ऑफ यू। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला है रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी अभी आपको समझाया, क्या है ये, रूल ऑफ पीपल है, रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल। पहली बात तो लोगों का रूल है, आपने 3 चीजें पढ़ी होगी, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों द्वारा और भारत के लोगों, बोलिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा और भारत के लोगों के हित के लिए, गॉट इट ऑल ऑफ यू। रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल, और फिर है मतलब कि रूल किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, लोगों के द्वारा खुद, रूल ऑफ पीपल लोगों का रूल है, और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल, गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के लिए। डेमोक्रेसी इज डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी क्या है, डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो उसके बाद हमने थोड़ा सा वापस मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं, किसकी तरफ आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें है क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी प्रपोज्ड क्विट इंडिया विच वाज एक्सेप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। गांधी जी ने ये एक प्रपोजल रखा किसके सामने, कांग्रेस कमेटी के सामने, जो 8 अगस्त 1942 में मुंबई में वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस कमेटी द्वारा। ध्यान रहे, गांधी जी सेड डू और डाई, गांधी जी ने दिया कि या तो अब आप मरो या करो, मरो या करो, मींस या तो आप एकदम, या तो ईदर गिव योरसेल्फ टू द ब्रिटिशर्स और जस्ट डू द मूवमेंट। Why did they said that? Because they don't want that India to be more under the British control or the British authority. वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य हमारे यहाँ पे और ज्यादा दिनों तक बना रहे, इसीलिए लोगों को क्या नारा दिया, करो या मरो, या तो मूवमेंट कर लो और या फिर मर जाओ। और ये देखते हैं, गांधी जी विद अदर सेवरल लीडर्स वर अरेस्टेड, और गांधी जी अगले ही दिन 9 तारीख को ही अरेस्ट हो गए दूसरे सीनियर लीडर्स, किसके, कांग्रेस कमेटी के। नो प्लान वाज देयर बट ऑल वाज टू बी डन पीसफुली। इंपॉर्टेंट क्या है, सारा कुछ, कोई भी प्लान नहीं था, कुछ भी कैसे मूवमेंट होगा, कैसे लोग जाएंगे, कोई प्लान नहीं था। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आ जाती है कि सब कुछ कैसे होना था, पीसफुली होना था, और बहुत ही बिना पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किए, बिना पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किए, मींस कि कोई किसी तरीके का हुड़दंग नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा, किसी तरीके की कोई पत्थरबाजी, गोली वगैरह नहीं चलेगी। शांति से हम क्या करेंगे, शांति से सारा काम करेंगे। लेकिन क्या क्या हुआ, स्ट्राइक्स हुई, मींस हड़ताल आप कर सकते हैं, पब्लिक असेंबलीज, लोगों की अलग अलग मीटिंग्स हुई, लोगों को बुला के, वॉज ऑर्गेनाइज रिफ्यूजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया गया, एंड नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। क्या क्या 4-5 बातें हुई भाई। सबसे पहले लोगों ने क्या की, मीटिंग्स की, अलग अलग जगह इकट्ठे होकर नारे वगैरह लगाए, लेकिन पीसफुली। कैसे लगाए, पीसफुली, ठीक है। ऑर्गेनाइज हुई असेंबलीज, रिफ्यूजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू नहीं दिया। तीसरी चीज क्या हुई, नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो अभी तक ऑफिस जा रहे थे, वो ऑफिस नहीं गए। बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, वो सब बच्चे स्कूल नहीं गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अ सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट स्प्रेड इन होल कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर एक सेल्फ जनरेटेड, मतलब कि हर एक इंसान के अंदर से भावना आ गई कि नहीं, अब नहीं सहेंगे और अब पूरी तरीके से निकालेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। गॉट इट ऑल ऑफ यू। स्ट्राइक्स एंड रिफ्यूजल टू परफॉर्म वर्क इन फैक्ट्रीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में और स्कूल्स में काम करने वाले सभी लोगों ने मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस वर अटैक्ड, बट
After a time period, some of the people came up and they attacked the police station, railway station, and the offices. Which offices? Post offices. Because burning of the record is the most important thing. Burning of the record. As you know very well, Gandhiji was in jail at that time. Now let's begin to the chapter number 8. The chapter number 8 is about the geography. You know very well, water resources, the most important chapter. The most important chapter according to your examination perspective. About 71% of Earth's surface is covered with water and rest 29 is covered with land. You know very well that हमारे धरती के ऊपर 71% तो पानी है, लेकिन उसमें से 3% पानी ही क्या है? साफ है. उसमें से भी 1% पानी सिर्फ क्या है? पीने योग्य है. वाटर रिसोर्सेज के अंदर वाटर मैनेजमेंट चैप्टर, जो वाटर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर होते हैं उसके अंदर मेनली हम किस किस की बात करेंगे? पहली बात तो वाटर हार्वेस्टिंग की. कौन से वाटर बॉडीज होते हैं? लेक्स क्या होती है, पॉन्ड्स क्या होते हैं, वेल्स क्या होते हैं, स्टेप वेल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैनमेड क्या होता है और नेचुरल क्या होता है. व्हाट इट ऑल ऑफ यू. अब हम बात करेंगे, अभी हमने जनरल एक बात की कि 71% इज लैंड ऑन द अर्थ एंड 71% is water on the earth and 29% is land on the earth. After that, only 3% is water available for the human use. But from that, only 1% is available for drinking. 1% पानी सिर्फ क्या है? Drinking के लिए available है. Out of total water, 97% is in the form of saline water. जिसमें से भी 97% क्या है? सलाइन वाटर है और 3% में से भी 1% क्या है? ड्रिंकिंग है. मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है वाटर मैनेजमेंट करना. आज आपको पता है इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अंदर वाटर को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि बिना पानी के इंसान नहीं जी सकता. इसीलिए यहाँ पे हर एक कंट्रीज ने अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि ड्रिंकिंग वाटर को सेव किया जा सके. वेरियस मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी गवर्नमेंट का आजकल फोकस रहता है कि वह एकदम मल्टीपर्पस, ध्यान रहे वर्ड आ रहा है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स. इससे बिजली भी बन सकती है और अदर काइनेटिक एनर्जीज वगैरह भी बन सकती है, दूसरे एनर्जीज भी बन सकती है. इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें डैम्स इंक्लूडेड है. ओके, इनिशिएटेड सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. और भारत ने भी इंडिपेंडेंस के बाद में ये चीज चालू कर दी कि हम किसी भी तरीके से वाटर को मैनेज इस तरीके से करें कि सभी लोगों में एक तो इक्वलिटी रहे. देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अगर पहले फॉर एग्जांपल 1800 या 1700 से भी पहले की अगर बात में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जहां जहां रिवर्स थी वहीं वाटर अवेलेबल था और दूसरे एरियाज में वाटर अवेलेबल नहीं था. तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रिवर्स के आसपास रहती थी. लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमोट एरियाज में भी पानी को कैसे पहुंचाया जाए वो सब शुरू कर दिया है. आज हम वो सब भी देखेंगे. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, दीज प्रोजेक्ट्स हैव हेल्प्ड इन टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स इन इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई. और इसने ऐसे प्रोजेक्ट्स ने क्या क्या किया है, ना कि सिर्फ कमी पूरी की है बल्कि बाढ़ से भी बचाया है. अचानक बाढ़ ना आए इसके लिए भी वाटर भी सेव रहे और पानी बहकर वापस समुद्र में ना जाए. क्योंकि अगर भारी बारिश होगी तो 1 या 2 महीने के अंदर पूरा पानी वापस खत्म होकर कहाँ चला जाएगा, वापस समुद्र में चला जाएगा. और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिशरीज एंड फॉर वेरियस एनवायरमेंट कंजर्वेशन. और दूसरे भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से आइए देखते हैं. भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं. देखिए क्वेश्चन आएगा, विच आर द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द वाटर मैनेजमेंट, और विच आर द मेजर प्रोजेक्ट्स विच आर कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंडिया. दिस इज मेड ऑन सतलज रिवर. सतलज रिवर पे बना हुआ है नियर बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है सतलज रिवर के ऊपर. दिस इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है. दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दिस इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड
झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है कौन सा, दामोदर वैली। देखिए ये आपको रीड करना ही होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दीज थिंग्स बिकॉज आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू, बट फॉर एग्जाम्पल दामोदर वैली, कैन आई चेंज द नेम, नो। कैन आई चेंज द प्लेस, वेस्ट बंगाल, कैन आई चेंज द प्लेस, नो। कैन आई चेंज द नेम ऑफ द रिवर, no. You have to revise all those things, but the main thing is I can just tackle those things into a very small stuff, but you have to read that stuff also. आपको वो चीज भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। You have to read, but make sure if you have read once, you will be the king. Which was started in 1948. Which was started in 1948 on Damodar River. On river Damodar. The purpose of this project is to improve the life of West Bengal and झारखंड। झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ही ज्यादा किल्लत थी, उस किल्लत को पूरी करने के लिए डैम की जरूरत पड़ी और भारत सरकार ने इस डैम का प्रयोग किया बना के। इसके अलावा बाय फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस बाय फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी मिला, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। हीराकुंड प्रोजेक्ट, दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये क्या है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्यों, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है कि जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, उस पेनिनसुलर रिवर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए और उन रिवर्स के पानी को कैसे बचाया जाए, ये एक डैम ही कर सकता है। तो भारत सरकार ने उसके ऊपर क्या किया, हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया है। दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड हैड बीन बिल्ट इन महानदी इन उड़ीसा। महानदी पे बना है उड़ीसा के अंदर, लेकिन बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। मींस कि ऐसा देखो, हिमालयन रिवर्स का वाटर जो है सेव करके रखना बहुत इजी है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स का वाटर सेव करके रखना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि पहाड़ी इलाके के अंदर डैम बनाना इज अ वेरी बिग थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बाय हेल्पिंग दैट थिंग विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया ऑफ पीपल, वहां के लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी सही रखना, ठीक है। और उसके बाद में बात आती है इन द वर्ल्ड विच इज 4801 मींस दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम। ये क्या है, लॉन्गेस्ट डैम है एशिया वर्ल्ड का, जो कितना लंबा है, 4801 मीटर लॉन्ग एंड कैन स्टोर अप टू 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। क्षमता देखिए आप, इस क्षमता को मैं चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट दिस थिंग इन योर नोटबुक। सिर्फ 3-4 लाइनें हर एक डैम के बारे में लिख दो, 7 to 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन अटेंड दैट क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट, सिर्फ 5 या 6 हैं, इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद है चंबल वैली प्रोजेक्ट, अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एक जॉइंट वेंचर है किसका, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। स्टार्टेड इन 1953 ऑन द रिवर चंबल। कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे। राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इट इज द बिगेस्ट man-made canal. It is the biggest man-made canal not only in India but also in Asia. Not only in India but also in Asia, with a length of 649 kilometer, out of which 169 kilometer is in Punjab. जिसमें से 169 किलोमीटर किसमें, पंजाब के अंदर है। 14 किलोमीटर is in Haryana and the rest is in राजस्थान, और बाकी का किसमें, राजस्थान में। यू नो वेरी वेल अबाउट द इंदिरा गांधी कैनाल इन द वेस्टर्न राजस्थान। इट हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ओवर देयर, बिकॉज उससे पहले राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान पार्ट के अंदर कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल का राजस्थान में एंटर होना बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कितने कितने किलोमीटर कहाँ कौन से स्टेट में गई है। वाटर इज प्रोवाइडेड टू 9 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट्स, 9 डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर प्रोवाइड होता है, जिसमें से 29 तो टाउन्स है और 3461 विलेजेस कवर्ड होते हैं, किसके, राजस्थान के। 3461 विलेजेस किसको कहते हैं, वो सारे कवर होते हैं। उसके बाद आता है जाखम प्रोजेक्ट। जाखम डैम हैज बीन बिल्ट इन द अनूपपुरा अक्रॉस द रिवर जाखम फॉर इरिगेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जो ट्राइबल एरियाज है उनको इरिगेशन पर्पस के लिए एक छोटा डैम बना के दिया गया। जाखम प्रोजेक्ट इज देयर। जाखम प्रोजेक्ट वाज आल्सो स्टार्टेड अर्लियर बट इट हैव बीन कंप्लीटेड एंड वर्किंग वेरी फ्लुएंटली इन द रिमोट एरियाज ऑफ चित्तौड़गढ़।
Udaipur and Pratapgarh. Means the people of the Udaipur and Pratapgarh are also taking the advantages. Somamba Kamla project, a dam has been built across the river Som, in the village of Kamla Amba. Irrigation facilities will be given to the villages of Aspur and Salambar Black of Dungarpur and Udaipur districts respectively. ठीक है, और यहाँ पे डूंगरपुर और उदयपुर मेनली मैं कहता हूं ये आपका राजस्थान है, ठीक है। तो मेनली जितने भी डैम्स बने हुए वो सब इस तरफ साउदर्न पार्ट में बने हुए हैं, और साउदर्न पार्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किसके द्वारा की जा सकती है, इन डैम्स के द्वारा ही की जा सकती है। और बाकी के जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर यू नो वेरी वेल इंदिरा गांधी कैनाल इज देयर। Major dam has been built for irrigation purpose on the river Kothadi in village Meja of Mandalgarh block in भीलवाड़ा के मंदलगढ़ ब्लॉक के अंदर मेजा विलेज में कोथड़ी रिवर के ऊपर एक बना है मेजा डैम। कौन सा डैम बना है? मेजा डैम। फिशरीज एंड कैनाल सिस्टम हैव आल्सो बीन डेवलप्ड बाय दिस डैम, और यहाँ पे फिशरीज और कैनाल सिस्टम भी बना दिया गया है, मतलब उसी के अंदर से एक कैनाल का सिस्टम भी बना दिया गया है ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज भी हो सके, और फिशरीज आर आल्सो गिविंग देयर मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्पिंग इन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देयर। सिद्धमुख प्रोजेक्ट, अंडर दिस प्रोजेक्ट the surplus water of Ravi Vyas is utilized. The surplus water, make sure the surplus water means कि जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है किसका, रवि और व्यास का, वो यूटिलाइज किया जाता है इरिगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड, 33,000 हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करने के अंदर, जो कहाँ है, नोहर भादरा एंड तारानगर राजगढ़ नोहर भादरा ऑफ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट्स रेस्पेक्टिवली। और हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट को नॉर्मली वो जो सरप्लस वाटर है किसका, रवि और व्यास का, वो यूटिलाइज करने का मौका दिया जाता है। क्योंकि वहां पे भी लोगों की खेती बहुत ज्यादा है, मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर सब डिपेंडेंट है, और वहां की इरिगेशन फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उसका जो सरप्लस वाटर है इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली दे दिया जाता है, जो आपका ये राजस्थान है। ये एरिया जो है आपका, ये मेनली किसके, सिद्धमुख प्रोजेक्ट से वाकिफ है। उसके बाद आता है आपका नर्मदा प्रोजेक्ट। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर। दिस पार्ट नर्मदा प्रोजेक्ट इज देयर, फ्रॉम डाउनवर्ड्स देयर इज अ कैनाल गिवन टू द बाड़मेर एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट बाय वाटर सरदार सरोवर डैम। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम बना है जिसकी वजह से कैनाल के द्वारा पानी दिया जाता है। फिर आता है जवाई बांध डैम, मींस जवाई बांध डैम इज देयर। डैम हैज बीन बिल्ट इन द अरिनपुर पाली अक्रॉस द रिवर जवाई, और जवाई रिवर के ऊपर पाली के पास डैम बना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर लूनी। ये लूनी की ट्रिब्यूटरी है इन वेस्टर्न राजस्थान का इरिगेशन के पर्पज से बनाया गया था। सेम वेस्टर्न राजस्थान में इरिगेशन के पर्पज से बनाया गया था, लेकिन अभी करंटली इसको पूरी तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। जालोर बाय 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल टेकन फ्रॉम दिस डैम, और इसको जालोर के अंदर भी पानी पहुंचाने के लिए काम में लिया जा रहा है। पांचना डैम, a dam of clay has been made, a dam of clay, only of the clay has been made, constructed on the confluence point of the 5 rivers बरखेरा, भद्रावती, माची, भैंसावत और अटा नियर गुडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। और एक डैम बना है किसका, सिर्फ और सिर्फ क्ले का। जो कौन सी रिवर्स, ये 5 रिवर्स जो अभी मैंने आपको बताई, और कौन से विलेज, गुडला विलेज के पास में, कहां पे, करौली डिस्ट्रिक्ट में। बावड़ी क्या होता है एक बात बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बावड़ी? नाउ वी आर डिस्कसिंग सेवरल वाटर बॉडीज। What is Baudi? You have seen everywhere that from the 4 sides there are steps, and on the center there is a water. There is a storage of water, a source of water built in quadrilateral, round or circular shape
round or circular shape. They can be round, they can be quadrilateral, or they can be of the square shape also, where bricks and artistic stones are used from the entrance to the midpoint. और बीच से होते हुए ऐसे छोटी होती हुई जाती है और बीच के अंदर उसका वाटर अवेलेबल होता है. पॉन्ड्स क्या होते हैं? द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स which has been a source of drinking water for man and animals. Most of the ponds are built adjacent to the slanting land. For example, यहाँ कोई पहाड़ है और इस पहाड़ के पास में यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा गड्ढा है, तो यहाँ से जो बारिश का जो पानी आएगा वो कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा? इस गड्ढे में. और we can't say it as a गड्ढा because यहाँ पे इसको तालाब बोला गया. और ये पहले के जमाने के जो जितने भी मीन्स पहले आज से 30-40 years बिफोर जितने भी लोग थे उसको यूज करते. तो आज भी कई रिमोट एरियाज के अंदर इन पॉन्ड्स को यूज किया जाता है, जिनको आप हिंदी में तालाब कहते हैं. लेक्स, यू नो वेरी वेल अबाउट द लेक्स. झीलें सारी. लेक्स हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रनिंग वाटर इन राजस्थान. जितना भी रनिंग वाटर है उसको बांध के रखना, उसको एक जगह रखना, लेक्स का बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के अंदर. यू नो वेरी वेल, if you read the Rajasthan history, most of the lakes are made by some of the kings. These lakes were built by the regional rulers, money lenders and nomads. काफी बड़े जो पैसे वाले लोग मनी लेंडर्स हुआ करते थे उनके द्वारा भी, और काफी नोमाड्स के वजह से भी बनी हुई है. They have served the purpose of irrigation besides drinking water. ड्रिंकिंग वाटर के अलावा भी काफी सारी इरिगेशन पर्पसेस और बहुत सारे उनके जैसे एनिमल्स के लिए भी उस वाटर का यूज किया जाता था, जो बेसिकली लेक्स का होता था. उसके बाद में यू नो वेरी वेल द नाडी. इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉन्ड फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न राजस्थान. मेनली कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है. और एक यू कैन से शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉन्ड मीन्स तालाब का एक छोटा पोर्शन यू कैन से, बट इट इज वेरी हेल्पफुल for the regional people or for the smaller areas people where only 200 or 100 people are living. Collected in the sandy plain area, normally it is 4 to 5 meter deep. और कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा? 4 से 5 मीटर ही गहरा होता है. टांका you know very well, you all are having at your home. It is a traditional source of storage and conservation of water. If you have seen the rainwater harvesting system that is connected to the टांका, ठीक है, जो अपने टांके से जो कनेक्टेड होता है, जो रेन वाटर होता है, जो हमारी रूफ का जो वाटर होता है वो पाइप के जरिए किस में आ जाता है? टांके में आ जाता है. तो टांका इसीलिए थोड़ा बड़ा बनाया जाता है ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, और काफ़ी इंडिया के अंदर अभी प्रचलित भी है. और इससे फ़ायदा क्या होता है? जो हमारा रेन वाटर है जो एकदम क्लियर होता है, अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग, दैट इज कलेक्टेड इन द वेस्टर्न राजस्थान फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर हाउस होल्ड पर्पसेज. So you know very well, it is a traditional source of storage. It is a traditional source, obviously, storage and conservation of water in Western Rajasthan, which is built by digging up the ground 5 to 6 meter deep in every house on the field. और जितने भी खेत या घर हैं उनके अंदर 5 से 6 मीटर गहरा एक गड्ढा बनाकर उसको टांके को बनाया जाता है. तो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कोर्स, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा जिसके ज़रिए हम थोड़ा और हमारी प्रिपरेशन के नज़दीक और गहराई में जा सकते हैं. थैंक यू.